हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर इंग्लिश ग्रामर कोर्स के ब्लूप्रिंट को, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कितने समय में हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, कैसे हमारी क्लासेज आगे बढ़ेंगी और भी बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। लेकिन मैं अपने कोर्स को डीप में आपको समझाऊं, इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, ताकि हम एक सामान्य लेवल को मेंटेन करते हुए इस क्लास को समझें। थोड़ा सा ओपन रखिएगा माइंड को इस क्लास को सुनने और समझने में, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें इंग्लिश के लर्निंग के संबंध में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। जैसे पहली बात है कि ये क्लास जो है ना, ये बहुत ही रीजनल है। रीजनल का मतलब ये है कि ये क्लास मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे जगह पे रहने वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये क्लास जो है ना, वो चंपारण के बच्चों के लिए है। अब चंपारण के बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि देखिए, धीरे धीरे आपको मैं ये बात आपको एस्टेब्लिश कर दूंगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और मुझे इस बात की प्रेरणा कहाँ से मिली है और क्यों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, ये चंपारण के बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि मैंने चंपारण में रह के पढ़ाया है और मेरी टीचिंग कैरियर बहुत एक्सटेंसिव रही है और जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो चंपारण के बच्चों के रियल जो प्रॉब्लम है उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं और जाने से बेहतर है कि हम अपने ही आसपास के समुदाय में चीज़ों को ज़्यादा ग्रोथ दें, ज़्यादा डेवलपमेंट दें, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। तो पहली बात मैं आपको ये समझाना चाहता था। दूसरा बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो लेवल है ना अंग्रेजी सीखने की, वो लेवल बहुत ही ख़त्म है। मतलब ख़त्म क्या बोलूँ कि वो ज़ीरो भी बोल सकते हैं, ज़ीरो से भी खतरनाक बोल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक छोटी-सी बात आप समझिए कि आप अपने अंग्रेजी सीखने के क्रम में क्या सीखा? नाउन की परिभाषा सीखी। इसके अलावा ज़्यादा और सीखा तो क्या सीखा कि ता है, ती है जैसे आपकी चीज़ें सिखाई गई कि चुका है, चुकी है, गया है, गई है, ये सारी बातें आपको बताई गई। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स बताए गए, सब्जेक्ट प्लस बी टू है तो सब्जेक्ट प्लस डीड है, फलाना है, ढिमकाना है। आप आप इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं आगे नहीं जा सकते। मतलब आगे जो आपकी अंग्रेजी, मतलब जो रियल इंग्लिश है, जिससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होने वाली है, वो ये इंग्लिश है ही नहीं। ये वो इंग्लिश है जिससे आपकी अंग्रेजी ख़त्म करी जा सकती है। ये वो तरीका है जिससे आपकी अंग्रेजी का नाश किया जा सकता है। अंग्रेजी में आपका इंटरेस्ट इसी से ख़त्म हुआ। अंग्रेजी आपको मुश्किल लगता है इसी से लगता है, क्योंकि पढ़ने-पढ़ाने का तरीका ही एकदम से ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारी लेवल है अंग्रेजी अंडरस्टैंडिंग की, फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए ये चीज़ें, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ और उन बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, जिनको ये बातें खूब अच्छे से समझ में आ जाएगी और जिनके लिए ये क्लास डिज़ाइन किया गया है। पूरा कोर्स पूरी की पूरी उन्हीं के लिए डिज़ाइन की गई है। अब मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है? और इस बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, ठीक है? अब यहाँ इसको रहने दीजिए, अब एक छोटी-सी बात मैं समझाता हूँ कि हमारे यहाँ अगर 100 विद्यार्थियों को लिया जाए, तो उसमें से 70 या 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अंग्रेजी बड़ा मुश्किल है, हम तो कर ही नहीं पाएँगे। बाकी बचे 20 विद्यार्थी, 20 से 30 जो बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि हाँ, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी क्योंकि अंग्रेजी की ज़रूरत है हमें आगे बढ़ने में। तो उनका क्या अप्रोच रहता है? वो किसी रिनॉन्ड टीचर का, मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता हूँ, मैं अपने नाम के साथ भैया भी लगाता हूँ। मैं भैया इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ, मैं कोई टीचर-उचर नहीं हूँ। मैं ऐसा कहलाना भी पसंद नहीं करूँगा। तो मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ, बड़े प्यार से अंग्रेजी को सिखाता हूँ, बड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको अंग्रेजी में देता हूँ, मज़ा आता है आपको भी सीखने में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस लेवल पे अंग्रेजी है हमारे यहाँ के बच्चों की, तो बाकी लोग तो अंग्रेजी छोड़ ही देते हैं कि अंग्रेजी हमें पढ़ना ही नहीं है। जो बचते हैं बच्चे जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनका क्या अप्रोच है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि किसी रिनाउंड टीचर के, अच्छे टीचर का कोर्स खरीद के लाते हैं। जैसे मान लीजिए अंकुल सर हैं या और भी लोग हैं, ठीक है? उनके कोर्स आप खरीद के लाते हैं, ठीक है? अब खरीद के लाने के बाद आप उनसे भी अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि ये टीचर आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, कारण मैं समझाता हूँ आपको।
जैसे ये बिल्डिंग है 10 फ्लोर की है। टीचर के पढ़ाने की जो मतलब लेवल है, वो मान लीजिए कि 8वें फ्लोर की है और आपके समझदारी की लेवल यानी आपके अंडरस्टैंडिंग की लेवल दूसरे फ्लोर की है। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये गैप, ये कभी भी आपको अंग्रेजी समझने नहीं देता। और पूरे अंग्रेजी सीखने के क्रम में ये लेवल, ये जो गैप बना हुआ है, ये गैप ही आपको अंग्रेजी को ख़त्म कर रहा है और कभी भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कारण क्या है कि आपको सेकंड लेवल की अंग्रेजी सिखाई गई है, ता है, ती है वाला। लेकिन टीचर इससे अलग एकदम स्टैंडर्ड अंग्रेजी पढ़ा रहा होता है, जो आपकी समझ में नहीं आ पाता है। बहुत कोशिश करते हैं सीखने के लिए, लेकिन बड़ा दिक्कत होता है। कितने बच्चे तो सीख भी पाते हैं बड़ी मेहनत के बाद, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहाँ से भी निराश होके वापस लौटते हैं। ये एक बात हो गई, ठीक है? अब मैं आपको एक बात छोटी-सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा लेबल हुआ क्यों है? अब कल्पना करिए कि एक पूल है, ठीक है? एक पूल है और पूल एक नदी को पार करता हुआ बनाया गया है, ठीक है? ये इसके 2 माने पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, 2 आयाम हो सकते हैं पूल के देखने के। एक तो नदी की इस तरफ से पूल को देखा जाए, दूसरा नदी के इस माने पार करके दूसरे तरफ से पूल को देखा जाए, ठीक है? आप अपने जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, एक दफ़ा के लिए आप सोचिए कि मान लीजिए कि इस पूल को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मान लीजिए, ठीक है? तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अंग्रेजी की मदद से पार करके इस हिस्से में आ गए, वो खुद अब आपको पढ़ाना नहीं चाह रहे और जिनसे आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, माने जिनसे आप अपने यहाँ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वो लोग इस क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ से पुल किसी और तरीके से दिखता है और यहाँ से पुल किसी और तरीके से दिखता है। तो बड़ा अंतर होता है कि आप इस इस हिस्से में आए हुए लोगों से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना समझें, सीखें। ऐसा अवेलेबल नहीं है आपके क्षेत्र में और यही जो इस क्षेत्र में बैठे लोग हैं ना, यही अंग्रेजी की मतलब क्या बोलते हैं, जनाजा उठा के घूम रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजी को इस ढंग से पढ़ाया है कि अंग्रेजी आनी तो दूर, अंग्रेजी से लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है। तो मैं आपको पहले ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहली बात तो ये कि ये बहुत ही रीजनल हम लोगों ने डिजाइन किया है, केवल चंपारण के बच्चों के लिए ये काम कर सकता है। हालांकि रेलिवेंसी और भी है, अगर कोई दूसरे जगह का बच्चा सीखना चाहे तो सीख भी सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं केवल चंपारण के बच्चों को ही सिखाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि हमने आपको ये सिखाया कि टीचर के समझाने के लेवल में और आपके समझने के लेवल में अंतर है, इसीलिए अंग्रेजी आपको समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात, आप उन लोगों से पढ़ रहे हैं जो पूल के इस हिस्से में हैं, जिन्होंने कभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बड़े एग्जाम्स में कभी बैठे ही नहीं है, इसलिए वो आपको अंग्रेजी अच्छे से सिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अब एक छोटी सी बात और समझिए कि आप लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है ना? ऑप्शनल का मतलब कि आप ये समझ के बैठे हुए हैं कि जिस तरह के बाकी के सब्जेक्ट हैं, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जीके है, रीजनिंग है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको जो पढ़ने होते हैं डेली बेसिस पे, उसी की तरह इंग्लिश भी एक ऑप्शन है। हम चाहे तो पढ़ सकते हैं, हम चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं। जबकि आज के समय में इंग्लिश हमारी ज़रूरत है, कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक बात बताइए कि जो हिंदी मीडियम के विद्यालय होते हैं और इंग्लिश मीडियम के विद्यालय होते हैं, उनके अंदर जो सिलेबस होता है, क्या डिफरेंट होता है? क्या साइंस में कुछ और पढ़ाया जाता है, यहाँ कुछ और पढ़ाया जाता है? नहीं, बस यहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ा दिया जाता है वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क देखिए 50 गुना ज़्यादा पैसा लगा कर के हम उससे सीखते हैं। आप समझिए इस बात को, इस तथ्य को समझने की कोशिश करिए कि जो लोग विकास चाहते हैं, जो लोग अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हिंदी मीडियम में अपने बच्चे को क्यों नहीं डालते, अंग्रेजी मीडियम में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अंग्रेजी ज़रूरत है, अंग्रेजी हमें हर हाल में सीखना ही पड़ेगा। बिना अंग्रेजी के हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता। अब आगे समझते हैं। एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप समझिए कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आने की ज़रूरत है या आप भविष्य में करने वाले हैं, तब भी ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आने की ज़रूरत है। जैसे कुछ एग्ज़ाम के नाम लिखता हूँ जैसे, अगर मान लीजिए कि आप सीबीआई में अधिकारी बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स में अधिकारी बनना चाहते हैं, इसके अलावा मिनिस्ट्री में, एक्सटर्नल अफ़ेयर्स में आप जाके किसी तरह के अधिकारी बनना चाहते हैं या एयर फ़ोर्स में शामिल होना चाहते हैं।
असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, या सीडीएस निकालना चाहते हैं, या एनडीए निकालना चाहते हैं, या आप किसी बढ़िया लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या किसी सीयूईटी के माध्यम से किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये जो प्रीमियम चीज़ें हैं ना, ये बिना इंग्लिश की संभव ही नहीं है। या बैंक में किसी तरह के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि अगर आपको अंग्रेजी की अच्छी समझ हो, नहीं हो और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए, ये नहीं हो सकता। बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास कि बिहार पुलिस में जा सकते हैं, बिहार दरोगा बन सकते हैं, जीडी में जा सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में जा सकते हैं। ये ऑप्शन बिहार के और सारे एग्ज़ाम हैं, उसमें जा सकते हैं। ये बिना इंग्लिश की मदद से जा सकते हैं। इसमें भी जो मैक्सिमम ऑप्शन है, उसमें आपकी हाइट या फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। अगर ये आप क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, तो इसमें भी आप नहीं जा सकते। आप ध्यान से देखिए कि इनकी जब एग्ज़ाम होती है, तो ट्रेन, बस से भर-भर के लोग जाते हैं, लेकिन इनकी एग्ज़ाम होती है, आपको पता भी नहीं चलता है। इनके एग्ज़ाम फेयर नहीं हैं, मतलब कि अगर आप दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स शीट नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्स शीट का मतलब क्या होता है कि जिस पेपर में आपने एग्ज़ाम दिया, कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने ए दिया, बी दिया, सी दिया, ठीक है? ये आपको पता नहीं चलेगा, जबकि इधर वाले सारे एग्ज़ाम में आपको रिस्पॉन्स शीट दिया जाता है। तो थोड़ा-सा ये मामला फेयर है और बहुत रेप्यूटेड जॉब है, बहुत ही सम्मानजनक पोज़ीशन है समाज में इसकी। किसकी मदद से हो रहा है? केवल अंग्रेजी की मदद से हो रहा है। केवल आपको एक चीज़ आती है, अंग्रेजी, तो ये आप सारी चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है? तो अंग्रेजी जो है ना, आज के युग में वो ऑप्शन नहीं है। आज के समय में अंग्रेजी एक ज़रूरत है। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको समझाता हूँ, ताकि थोड़ा और बातों को मैं एस्टेब्लिश कर सकूँ आपके सामने, कि ये तो रही बात कि अब सरकारी नौकरी में आपको जाना है, तो आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि ठीक है, आप सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते, ठीक है? तो क्या सामान्य जीवन में अंग्रेजी की भूमिका है क्या? आप देखिए, एग्ज़ाम्पल के लिए, आप हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, ठीक है? ब्लड रिपोर्ट आती है आपकी, किस भाषा में लिखा होता है? इंग्लिश में लिखा होता है। आप एआई यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, इंग्लिश की ज़रूरत है वहाँ भी। सामान्य जनजीवन में जो भी आप काम करते हैं, उसमें अंग्रेजी की बहुत भूमिका है। बिना इंग्लिश के आपके सामान्य जीवन, पर्सनल ग्रोथ भी संभव नहीं है। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि लोग अंग्रेजी आज सीखना चाहते हैं, लेकिन आप अंग्रेजी को एक ऑप्शन मान के बैठे हुए हैं कि नहीं भैया, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। ये ऑप्शन है, हम छोड़ देंगे भी तब भी हमारा काम चल जाएगा। नहीं चलेगा आपका काम छोड़ देंगे तो। आप सिलेक्टेड तो हो जाएँगे किसी छोटे बड़े एग्ज़ाम में, लेकिन वहाँ से आपका पर्सनल ग्रोथ रुक जाएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। अंग्रेजी आज की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं उस बारे में जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि अंग्रेजी सीखना बहुत ही मुश्किल है, हम तो सीख ही नहीं पाएँगे। देखिए, हमारे यहाँ के बच्चों की क्या समस्या है, मैं आपको समझाता हूँ 3 पॉइंट में। पहला, कि हमारे यहाँ के बच्चों की बेसिक हिली पड़ी है। हिली पड़ी का मतलब क्या है? बेसिक एकदम खत्म, ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि इस ढंग के टीचर ने उन्हें पढ़ाया है कि बेसिक एकदम खत्म है। वो अंग्रेजी कैसे काम करती है, इस पर ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं। अंग्रेजी में नियमों को रटवाया जाता है और नियमों पे काम करवाया जाता है, जबकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, जिसमें नियम से ज़्यादा अपवाद हैं। जब तक आप इस भाषा के वर्किंग को, काम कैसे कर रहा है, ये नहीं सीखेंगे, तब तक अंग्रेजी आपको कभी समझ में आने वाली नहीं है। तो बेसिक हमारा ज़ीरो है। दूसरा, इंटरेस्ट नहीं है अंग्रेजी सीखने का। तीसरा, इंग्लिश हमें डिफ़िकल्ट लगता है। आपको पता है, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है तो उसमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अपने आप। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको हवाई जहाज़ बनाना है। आप बोलेंगे भैया ये बड़ा मुश्किल काम है, कैसे बनेगा? मैं कहूँ कि आपको एक सैटेलाइट बनाना है जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। आप बोलेंगे भैया ये बड़ा मुश्किल काम है, कैसे बनेगा? लेकिन जो लोग इसे बनाते हैं, जो इंजीनियर्स इनको बनाते हैं, उनके लिए तो आसान है। तो समझने वाली बात है कि उनके लिए आसान क्यों है? क्योंकि उन्होंने इसके सिस्टम को समझ रखा है कि कैसे ये काम करता है, तभी वो बना पा रहे हैं। ठीक उसी तरह अंग्रेजी कैसे काम करती है, हमें ये समझना पड़ेगा। जैसे हम इसे समझेंगे, तैसे ये चीज़ें हमारे लिए ईज़ी, आसान होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे आसान होगी, आपको इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इसी आधार पे हमने कोर्स डिज़ाइन किया है कि अगर आपका बेसिक एबीसीडी आता है, कोई बात नहीं है, इतना काफ़ी है, आपको मैं अंग्रेजी सिखा दूँगा।
बेसिक कुछ भी हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है ना, वो अंग्रेजी का बर्बाद हिस्सा है। मतलब अंग्रेजी को बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो आपने सीख रखा है। मैं आपको एकदम बेसिक कुछ भी नहीं हूँ, तब भी मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूँगा। हम लोग अंग्रेजी के नियम पे काम नहीं करते हैं, हम लोग अंग्रेजी के अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं कि भैया ये चीज़ काम कैसे कर रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए सब्जेक्ट कैसे काम करता है, फाइनाइट वर्ब कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है, नाउन कैसे काम करता है, एडजेक्टिव कैसे काम करता है, इन पे हम लोग काम करते हैं, इन पे हम लोग काम करते हैं। हमारे कोर्स में यही खास बात है कि हमारे कोर्स का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो कहीं और लिखा हुआ हो। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम लोगों ने उसे जनरेट किया है। तो जैसे चीज़ें आसान होंगी, जैसे आप इनके वर्किंग प्रिंसिपल को कैसे काम कर रहा है ये चीज़ें सीखेंगे, वैसे-वैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप अंग्रेजी को सीख लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, हम लोगों ने जो कोर्स डिज़ाइन किया उसका नाम है सुपर इंग्लिश। इसीलिए उसका नाम हमने रखा है सुपर इंग्लिश, क्योंकि ये सुपर है। वन टाइम इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एक बार ही सीखनी है अंग्रेजी। अब जिसने सैटेलाइट बनाना सीखा, एक बार ही सीखा होगा कि भैया ये काम कैसे करता है। उसके बाद उसने अपने प्रैक्टिस में चीज़ों को लाया, वो सीख गया, मास्टर हो गया। तो अंग्रेजी एक बार ही सीखनी होती है। आपको कैसे काम करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी एकदम बेसिक से एक बार ही सीखना होता है। एक बार ही एक कोर्स होगा और एक बार में ही आपको अंग्रेजी आपके हाथ में आ जाएगी। अब आपको लगता होगा कि भैया हमारी अंग्रेजी तो बहुत कमज़ोर है। आप समझ नहीं रहे, आपकी अंग्रेजी कमज़ोर नहीं है। योर इंग्लिश इज़न्ट वीक। आपकी अंग्रेजी कमज़ोर नहीं है। अगर इंग्लिश कमज़ोर होती ना, इसका मतलब ये होता कि बाकी सारी चीज़ें भी, आस-पास की चीज़ें कमज़ोर होती जाती है आपकी। एग्ज़ाम्पल के लिए मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर हो गया रहता। फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत उसमें असर दिखता। लेकिन वो सारी चीज़ें सही हैं। आपकी अंग्रेजी ही पार्टिकुलरली क्यों कमज़ोर है? क्योंकि टीचर ने आपका सत्यानाश करा हुआ है। मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया ना कि पूल के इस हिस्से में रहने वाले लोग इस हिस्से के बारे में क्या जाने कि पूल को पार करने के बाद पूल इस साइड से पूल कैसा दिखता है। और जो लोग एग्ज़ाम करके अच्छे पोज़ीशन पे पहुँच जाते हैं, जो लोग एक पढ़ के एग्ज़ाम क्रॉस करके, पूल क्रॉस करके एक अच्छे पोज़ीशन पे पहुँच जाते हैं, वो आपको पढ़ाने आते ही नहीं हैं। जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, वो इस हिस्से में कैद हैं। तो उनको ये पूरी पता है ही नहीं कि अंग्रेज़ी कितनी ज़रूरी है और क्या काम करती है। इसीलिए ये समस्या बनी हुई है कि आपको लगता है कि हमारी अंग्रेजी का तो सत्यानाश हो रखा है, हम तो अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते। गलती आपकी नहीं है, गलती आपके मास्टर की है। एक बार का कोर्स है, एक बार पढ़ना है और हमेशा के लिए समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। ठीक है? अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि भैया इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं कि एक बार पढ़ना, ये खत्म करना, वो चीज़ें हैं, हम समझाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये सारी बातें एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही कि आप हैं कौन? आप कै कौन हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं? आपने क्या मतलब अपने ज़िंदगी में अचीवमेंट कर रखा है? तो मैंने सोचा कि मैं भी छोटा-बड़ा जो भी अचीवमेंट कर रखा हूँ, मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, ताकि ये बातें एस्टेब्लिश हो सके आपके सामने। सबसे पहले ये देखिए कि आपके क्षेत्र की कोचिंग है पायोनियर कोचिंग बेतिया। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी कोचिंग संस्थान और लगभग बिहार का, नॉर्थ बिहार या पूरे बिहार का ये सबसे बड़ा रिज़ल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट है। शानदार लर्निंग इंस्टीट्यूट है ये। है ना? बहुत बड़ा है। इसमें मैं अंग्रेजी फैकल्टी के रूप में काम कर चुका। यहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैंने देखा कि बच्चे जो अच्छा सीखने के बावजूद, जिनके फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, इसके बावजूद भी अपने करियर में फेल हो रहे हैं। कई सारे बच्चों की मैंने काउंसलिंग करी कि भैया अब क्या करोगे तुम? उनको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्यों? एक छोटी-सी बात, क्यों वो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं? क्यों? बस एक इंग्लिश नहीं होने की वजह से वो ज़िंदगी में भटक रहे हैं। यहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ। आप जानते हैं 9th क्लास से ही मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड मुझे परिवार से मिलना बंद हो गया था। मैंने क्या किया 9th क्लास से ही पढ़ाना शुरू किया और पढ़ा-पढ़ा के ही अपनी ज़िंदगी में इतनी ऊँचाइयाँ हासिल करी, मैं जहाँ भी हूँ। अगर मेरे साथ इंग्लिश नहीं होता ना तो मैं ये कभी भी नहीं कर पाता, असंभव था मेरे लिए। मैं कभी भी ये नहीं कर पाता। मैंने अंग्रेजी को सीखा, इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं एसएससी एमटीएस में पहली बार सेलेक्ट हुआ, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से भी आगे बढ़ना चाहिए।
फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, आईबी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट हुआ, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया। परिवार की समस्या थी कि नहीं ये नौकरी नहीं करनी है, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने सीजीएल 24 क्रैक किया, उसमें सिलेक्शन लिया। सीजीएल 25 क्रैक किया, उसमें सिलेक्शन लिया। सीजीएल 23 में मेरा सिलेक्शन था, लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, तो मुझे डीबी में से हटा दिया गया, डीबी से मुझे ड्रॉप आउट किया गया। इसके अलावा मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्रैक किए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने सिस्टम बनाया है, ये जो मैंने सिस्टम अंग्रेजी पढ़ाने का बनाया है, वो कहीं से उधार लिया हुआ ज्ञान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रूवन सिस्टम है। ये गारंटीड कोर्स है, जिसमें आपको अंग्रेजी को 100% सिखा दिया जाएगा, चाहे आपका लेवल कुछ भी क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी को सीखते हैं, याद नहीं करते हैं। हम लोग अंग्रेजी को सीखते हैं बेसिक, अंग्रेजी कैसे काम कर रही होती है, इसको हम लोग सीखते हैं, हम याद नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए आपकी लेवल कुछ भी हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप जुड़िए, आपकी अंग्रेजी आपके हाथों में देती जाएगी। ऐसा इसलिए कि समवन दिस इज बिल्ट बाय समवन हु हैज एक्चुअली क्लियर द एग्जाम यू आर चेजिंग। मतलब ये सिस्टम उस आदमी के द्वारा बनाया गया है ना, उस आदमी के द्वारा बनाया गया है जो वो सारा एग्जाम निकाल चुका है जिसके प्रति आप भाग रहे हैं कि हाँ हमको ये क्रैक करना है, ये निकालना है। वैसे एग्जाम को ये आदमी क्रैक कर चुका है। मैंने क्रैक किया, इसीलिए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया। अच्छा, ये प्रेरणा मुझे पायनियर से मिली कि हमने देखा कि हमारे यहाँ के हजारों बच्चे जिनकी मैथमेटिक्स बहुत शानदार है, जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन केवल एक चीज़ की वजह से वो ख़त्म हो रहे हैं, वो है अंग्रेजी। अगर उनके पास अंग्रेजी होती ना, तो वो ज़िंदगी में शानदार शानदार प्रदर्शन करते। तो मुझे लगा कि भैया आप कुछ भी करना है, अंग्रेजी अपने क्षेत्र के बच्चों को सिखाना ही है। इसीलिए मैं चंपारण के बच्चों के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग सुपर इंग्लिश कोर्स में कैसे पढ़ते हैं। डेली होमवर्क मिलता है, जैसे एक कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग को होमवर्क करना है। ये कॉन्सेप्ट और होमवर्क का इस शानदार से मैचिंग होता है ना, इस शानदार से मैचिंग होता है कि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब होमवर्क करके आप निकलते हैं ना, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको एकदम दिमाग में छप जाते हैं। इसके अलावा हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जो हमारा डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको होमवर्क भेजना पड़ता है, ठीक है? और डाउट वगैरह वहीं हम लोग क्लियर करते हैं। इसके अलावा इस व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग माने संडे के संडे हम लोग ग्रुप कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल। और कॉन्फ्रेंस कॉल में हम लोग डिस्कशन करते हैं और वीक में जितना कुछ पड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। एकदम सॉलिड, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, एकदम गारंटीड चीज़ें दिमाग में छप जाती है। फिर आता है डेली डाउट सेशन। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपका डाउट होता है वो आप डालते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको डेली क्लास नोट्स मिलता है, ठीक है? इसके अलावा जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, हर एक एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हम लोग देने वाले हैं, उसके स्मार्ट और एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हमारी प्रैक्टिस इतनी शानदार होगी कि हम लोग इस कोर्स के ख़त्म होते होते एग्ज़ाम रेडी होंगे कि भैया जाके एग्ज़ाम दे के चले आएँ। इस ढंग की अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ चुकी रहेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 5 मॉड्यूल में हमने क्लास को डिज़ाइन किया है कि हम लोग 5 मॉड्यूल में क्लासेस को करेंगे। पहला मॉड्यूल अभी खत्म होने वाला है, इसमें 2 क्लासेस और लगेंगी और ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये चूँकि आप सोच रहे होंगे भैया ये कोर्स के अंदर की जो सारी बातें हैं, ये आपको तो कोर्स की शुरुआत में बतानी चाहिए थी। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये ख़्याल ही नहीं आया। मैं बस ये दिमाग लेके आया था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, लेकिन अब ये हुआ क्या कि जो मेरे भाई-बहन पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझे मतलब सजेस्ट किया कि नहीं भैया आपको जो है ना, ये चीज़ें बता देनी चाहिए कि हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिर मैंने ये वीडियो बनाने का तय किया। अच्छा, ये जो कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, ये मैं अकेले नहीं कर रहा। इसमें जो भी मेरे साथ लर्नर्स हैं, उनकी मैंने क्या बताऊँ, मैंने उनको दिल से धन्यवाद है कि कितनी शानदार वो पढ़ रहे हैं और कितना शानदार तरीके से वो सजेशन देते हैं कि भैया ये करना है, मज़ा आता है। ठीक है? तो हम जितना मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत मेरे लर्नर्स कर रहे हैं। और आपको अगर ये लग रहा है कि इस कोर्स में जान नहीं है, एक बार के लिए भले नंबर ऑफ व्यूअर्स हमारे कम हैं, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नहीं हैं, लेकिन नंबर ऑफ व्यूअर्स कम है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने लोगों को हम सिखाना चाहते हैं, हम उनको सिखाएँगे। हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें व्यूज़, सब्सक्राइबर फलाना-ढिमकाना नहीं कमाना है। हमें बच्चों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाना है।
हमको यही काम करना है, हमको उससे मतलब भी नहीं, मैं कभी देखता भी नहीं हूँ, ठीक है? कि कितने व्यूवर्स आए, कितने क्या है। हाँ, 1-2 बार जो लोग कमेंट करते हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ। हालाँकि कमेंट आपको भी पढ़ना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि कोर्स में क्या दम है, नहीं है, आपको वहाँ जाके कमेंट यानी कि टेस्टिमनी पढ़ना चाहिए, कि कोर्स में क्या चल रहा है। तो मॉड्यूल 1 में हम लोग केवल वर्ड के बारे में सीखेंगे, क्योंकि वर्ड को देखेंगे, उनको बनाना भी सीखेंगे। कैसे? कि मान लीजिए कि नाउन से कैसे एडजेक्टिव बना दें, एडजेक्टिव से कैसे वर्ब बना दें, वर्ब से कैसे नाउन बना दें, वर्ब से कैसे एडजेक्टिव बना दें, वर्ब से कैसे एडवर्ब बना दें। ये सारी बातें हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा हम स्पेलिंग भी सीखेंगे। जैसे हम ये सारा काम कर रहे होते हैं कि नाउन से ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, उस क्रम में हम सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ते हैं। तो जब सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो स्पेलिंग में चेंज आता है। यही तो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ आप फँस जाते हो। तो अल्फ़ाबेट, वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग और डेरिवेशन, ये सारी क्लासेज हमारी खत्म हो चुकी है। 2 क्लास और डालेंगे रिवीजन के लिए। हर मॉड्यूल के बाद एक डेडिकेटेड रिवीजन सेशन चलता है। जैसे एक मॉड्यूल खत्म हुआ, उस मॉड्यूल के बाद पूरा जितना पढ़ें एक बार के लिए रिवीजन करेंगे। ठीक है? अब चलते हैं मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेंटेंस। अब एलिमेंट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? देखिए, अंग्रेजी सीखने का मतलब ये होता है कि सेंटेंस के बारे में सीखें, कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे काम करता है और सेंटेंस कैसे बनता है। बेसिकली हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी भाषी लोगों को अंग्रेजी सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है? आप ये नहीं जानते कि हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का नेचर अलग-अलग है। हिंदी भाषा एक सिंथेटिक भाषा है और इंग्लिश भाषा एक एनालिटिकल लैंग्वेज है। दोनों के फॉर्मेशन, दोनों के बनावट में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, कारण कि उसे खुद नहीं पता। उसने पुल तो क्रॉस ही नहीं किया, वो पुल के इस हिस्से पर बैठा, उसे कैसे पता चल जाएगा क्या चल रहा है मामला। वो इस हिस्से में आएगा, जब इस हिस्से में आएगा तो वो दुनिया से डिटैच हो जाएगा, वो अपने समाज को वापस देगा ही नहीं कुछ। वो केवल सरकार से पैसे लेगा और अपना ज़िंदगी जिएगा। जबकि मैंने ये माना है कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी टफ साइड में ज़रूर रही है, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं लोगों से। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जितना हो सके उतना समाज को वापस दे दिया जाए। इसलिए मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी के दोनों भाषाओं के सिस्टम अलग-अलग होते हैं। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ सीखेंगे कि सेंटेंस बनाने के क्रम में जो छोटी-छोटी चीज़ें हमारे पास होती है, जिनसे हम सेंटेंस नाम के बिल्डिंग को बनाते हैं, ठीक है? वो कैसे काम करते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट में केवल आपको डेफिनेशन पढ़ाया गया है, जबकि सब्जेक्ट क्या होता है डिटेल में सीखना होता है। कैसे काम करता है, कहाँ पोजीशनिंग होती है, क्या-क्या चीज़ें सब्जेक्ट बन सकती है, क्या-क्या चीज़ें सब्जेक्ट नहीं बन सकती है, कैसे पहचानेंगे? तो मॉड्यूल 2 के पढ़ने के बाद आपको सेंटेंस सेंटेंस के एक-एक पोर्शन, आप किसी भी तरह का सेंटेंस दे दिया जाए, ईज़िली आप आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं पहले एक और कोर्स कराया था कॉन्सेप्ट चैंपियन, जिसमें केवल मॉड्यूल 2 पढ़ाया मैंने। कॉन्सेप्ट चैंपियन में केवल मॉड्यूल 2 मैंने पढ़ाया और जिन बच्चों का इंग्लिश का लेवल 0 था, वो भी आसानी से बड़े सेंटेंस के अलग-अलग पार्ट को पहचान पा रहे थे। ठीक है? तो ये रही बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेंटेंसेस। मतलब कि जैसे सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है, अब इनको हम रीअरेंज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये रीअरेंजमेंट है, अलग अलग अरेंज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, तो वो सीखेंगे। फिर हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। ये हमारा मॉड्यूल 2 खत्म। मॉड्यूल 2 का मतलब क्या है कि हम सेंटेंस कैसे काम कर रहा है, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। फिर आता है हमारा मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मॉड्यूल 3 में हम लोग सीखने वाले डीप डाइव इन ईच पार्ट ऑफ स्पीच वन बाय वन, फोकसिंग ऑन एट्रीब्यूट्स, फंक्शन, डेरिवेशन, इन्फ्लेक्शन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस। माने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इन सारी को एक-एक करके इनके अंदर अब हम घुसेंगे और एकदम डिटेल सीखेंगे। कैसे? कि नाउन के क्या-क्या एट्रीब्यूट है, माने क्या-क्या क्वालिटी है, क्या-क्या गुण है उसके। इसके अलावा हम देखेंगे उसके फंक्शन क्या-क्या है, नाउन कैसे-कैसे फंक्शन कर रहा होता है। जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था और क्या-क्या काम नाउन कर सकता है, उसको देखेंगे। डेरिवेशन देखेंगे।
डेरिवेशन का मतलब होता है कि किन और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन को बनाया जा सकता है। कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं, जैसे वर्ब को हम नाउन बना सकते हैं, तो जेरंड के रूप में बना सकते हैं, इन्फिनिटिव के रूप में बना सकते हैं, तो इनको सीखने की कोशिश करेंगे हम। इन्फ्लेक्शन देखेंगे कि नाउन के फॉर्म में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, सिंगुलर, प्लुरल, जेंडर में चेंज हो जाता है, केस में चेंज हो जाता है, तो ये सारी बातें यहाँ सीखेंगे। फिर हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस रखेंगे, कि जो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 4। अब ये जो मॉड्यूल 3 है ना, मॉड्यूल 3 के बाद जब मॉड्यूल 4 आता है हमारा, तो हमारी कहानी अब कंप्लीटली बदल चुकी होती है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट वेट। 1 मिनट, जस्ट वेट। जेड, जेड, हाँ, हमें लगता है मेरा काम हो गया। ओहो, माय गॉड। चलिए, कोई बात नहीं है, इतना चलना चाहिए, ठीक है? तो हमने देखा ओके, ये रहा हमारा मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2, और ये रहा हमारा मॉड्यूल 3। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 4 की। जैसे हम मॉड्यूल 4 में इंटर करते हैं ना, अब हम लोग एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से हमारी एग्ज़ाम की स्पेसिफिक तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें हम एग्ज़ाम को कंप्लीट रूप से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब कैसे? कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, जो मुश्किल टॉपिक होते हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे। आपको टेंस कैसे पढ़ाया जाता है? वो 4 स्ट्रक्चर वगैरह लिखवा देते हैं, टेंस खत्म। नहीं, टेंस वो है ही नहीं। टेंस इतना शानदार टॉपिक है ना, इतना शानदार टॉपिक है, ज़िंदगी भर उसका इस्तेमाल होने वाला है। और टेंस ही इंग्लिश का वो आधार है। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको उस ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हम लोग मॉड्यूल 4 में इसको पढ़ेंगे। टेंस, कंडीशनल, मूड, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मुश्किल टॉपिक है ना, इनको एकदम ईज़ी करके आपकी आँखों के सामने क्रिस्टल क्लियर, मतलब समझिए कि मैंने मतलब इतना शानदार आपको पढ़ाया जाएगा कि आपका मज़ा आ जाएगा। इसमें भी हम लोग हर एक टॉपिक पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस रखेंगे। अब आता है मॉड्यूल 5। यहाँ तक अंग्रेजी खत्म हमारी, मतलब जो सीखना होता है वो खत्म। अब हम डिकोड करेंगे मॉड्यूल 5 में कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है? जैसे सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, ठीक है, या क्लैट हो गया, सीयूईटी हो गया, है ना, बैंकिंग हो गया, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। इसमें रैंक से आपकी सिलेक्शन होती है। लेकिन एकेडमिक एग्जाम, जैसे 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, 10th का एग्जाम दे रहे हैं, ये सारे एग्जाम जो होते हैं एकेडमिक एग्जाम होते हैं। तो हम वहाँ देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकेडमिक एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी टाइप होगा उनके एनएफ और स्मार्ट प्रैक्टिस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस मॉड्यूल 5 का मेन काम है प्रैक्टिस करवाना आपको, और हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना, ठीक है? तो ये 5 मॉड्यूल है हमारे इस कोर्स के। अब हम बात करते हैं जो सुपर इंग्लिश कोर्स है ना हमारा। 1 मिनट, लेट मी सिलेक्ट दिस वन एंड डिलीट दिस। अरे ये क्या हो रहा है यार? मे बी, ठीक है, अभी हो नहीं रहा है तो मैं कैसे करूँ यार? 1 मिनट, हाँ हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो सुपर इंग्लिश कोर्स है ना, इस 5 मॉड्यूल में होने वाला है, 9 मंथ तक में ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों का अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन है, लगभग का समय है मार्च 2027। अगर अभी से आप जुड़ते हैं, हालांकि मॉड्यूल 1 ख़त्म होने वाला है, अभी से आप जुड़ते हैं तो आपको मार्च 2027 में ये ख़त्म हो जाएगी। वर्थ ये फ़ी है, वर्थ मतलब ये 5,000 तक का कोर्स है। मतलब इतने शानदार तरीके से आपको चीज़ें बताई जाएंगी, इतना एक्सटेंसिव, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इतनी शानदार तरीके से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन है कि इसकी वैल्यू 5,000 है। लेकिन नहीं, आपको ये पे नहीं करना है। अभी मुझे केवल 50 स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि मेरी सिस्टम उतनी मतलब एफ्लुएंट नहीं है। मैं केवल मैं ना मेरा ना अपना एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है, मैं व्हाट्सएप पर ही चीज़ों को अरेंजमेंट कर रहा हूँ, वहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे 50 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं चाहिए इस बार, ठीक है? ऑलरेडी मेरे पास लगभग 20 स्टूडेंट हो चुके हैं,
ठीक है? तो मुझे बस 50 स्टूडेंट की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट इस सेशन में मैं नहीं ले पाऊँगा। हाँ, मार्च के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा कोर्स लाऊँ। उस समय हो सकता है कि थोड़ा-सा मेरे जो अपने वॉलंटियर्स हैं, जिनको मैं इस साल पढ़ा रहा हूँ, उनमें से किसी को डिप्लॉय कर दूँगा, तो हो सकता है इस बैच की साइज़ को मैं बढ़ा पाऊँ। ठीक है? तो अभी के लिए बस 50 स्टूडेंट की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं गूगल का फॉर्म कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ पे आप इसको फॉर्म को फ़िल अप करें और फिर आपसे हम बात करेंगे और लगा कि हाँ भाई, आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपके साथ हमारी लर्निंग शुरू रहेगी। ये अंग्रेजी का अभी तक का सबसे बेहतरीन कोर्स है। मतलब अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन कोई और तरीका नहीं है अंग्रेजी सीखने का। इतनी शानदार कोर्स है ये, इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। चलिए, मुझे लगता है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है, तो फिर हम लोग डेरिवेशन यानी मॉड्यूल 1 की 1-2 क्लासेस हैं, तो कल हमारी वो भी क्लास हो जाएँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे। उम्मीद है कि मैं थोड़ा-सा प्रयास किया अपनी चीज़ों को समझाने का। अ, थोड़ा बोला, ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। बाय-बाय।